ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमने चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट कर लिया कि समटाइम्स इन केमिकल रिएक्शंस द सब्सटेंसेस चेंज देयर फिजिकल स्टेट, दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस। फॉर एग्जांपल वाटर, और वाटर को जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो जब हम लोग वाटर पे जो है इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स ओरिजिनल कंपोनेंट्स, ओरिजिनल रिएक्टेंट्स व्हिच इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर जो है वो एक लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों की दोनों क्या है, गैसेस हैं। तो इसके वजह से आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, तो वाटर जो है वो यस हाइड्रोजन, सर, बहुत ज्यादा। ओके फाइन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिजिकल स्टेट फिर से चेंज हो गई। तो यहाँ पे जो है फिजिकल स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग चेंज ऑफ कलर के बारे में। पहले कलर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर एफर्विसेंस पे आएंगे। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं चेंज ऑफ कलर। क्या होता है चेंज ऑफ कलर? कई बार केमिकल रिएक्शंस जो है, केमिकल रिएक्शंस उसमें जो है सब्सटेंसेस अपना कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब राइपनिंग ऑफ मैंगोज, राइपनिंग ऑफ मैंगोज देखा होगा, मैंगोज जो है जब राइप हो जाते हैं तो दे चेंज देयर कलर। किस किस को ये चीज पता थी, किस किस ने ये देखा हुआ है? सर मैंने। सर मैंने। ठीक है, तो राइपनिंग ऑफ मैंगोज जो है वो येलो से ऑरेंज हो जाते हैं, येलो से रेड होते हैं बेसिकली। तो बेसिकली राइपनिंग ऑफ मैंगोज जो है वो एक उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली कलर चेंज ही तो हो रहा है। तो राइपनिंग ऑफ मैंगोज जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ कलर। ऑल्सो ऑल्सो व्हेन लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड छोड़ दो यार, ये वाला पढ़ो, ये वाला, ये छोड़ दो। जब हम लोग जो है CuCO3 विच इज कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, कॉपर कार्बोनेट को जब हम लोग बहुत ही ज्यादा हीट करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा हीट करते हैं तो वो जो है ना, अब हीट करेंगे तो सड़ जाएगा, मतलब बेसिकली चीजें सड़ जाती हैं। तो कॉपर कार्बोनेट में क्या होता है कि वो कॉपर कार्बोनेट जो है ना हीट करेंगे ना तो केमिकल रिएक्शन की वजह से वो पूरा का पूरा ब्लैकिश बन जाता है, काला बन जाता है, ब्लैक रेसिड्यू फॉर्म होता है, जो कि किसका होता है, कॉपर ऑक्साइड का होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का बन जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ग्रीन कलर से कौन सा कलर फॉर्म हो चुका है, ब्लैक कलर फॉर्म हो चुका है। तो ग्रीन से ब्लैक कलर हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज ऑफ कलर हुआ है केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, कॉपर, यहाँ पे क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। सर कैन यू रिपीट एफर्वेसेंस? एफर्वेसेंस तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एफर्वेसेंस कई बार क्या होता है, कभी, अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर सपोज तुम लोग अगर स्विमिंग करने गए होगे, तो स्विमिंग करने के टाइम पे स्विमिंग पूल के अंदर जाओगे, और अंदर जाने के बाद तुम लोग एक बड़ी सी सांस लोगे और पानी के अंदर चले जाओ, डुबकी मारो, और फिर अपनी सांस जो है वो छोड़ दो, तो बबल्स निकलेंगे तुम्हारे मुंह से। वो जो तुमने हवा ली हुई थी ना, तो उसके बबल्स निकलेंगे और बबल्स जो है ऊपर जाते हैं। किस किसने नोटिस किया है ये? आई होप बहुत जनों ने नोटिस। मैंने किया। सर सर मैंने। ओके, सर तो बहुत बार फिल्म्स में भी दिखाया है। हाँ सर। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो बेसिकली एक्चुअली में हो क्या रहा है कि वो जो गैस जो है जो तुम्हारे माउथ में है एट प्रेजेंट, जो कि तुमने ली हुई है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो भी बोलो उसको, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको तुम लोग क्या कर रहे हो, पानी के अंदर रिलीज कर रहे हो। और जैसे तुम लोग पानी के अंदर रिलीज कर रहे हो तो इन दी दैट गैस इज गोइंग अप एंड इट इज रिलीज, और वो बबल्स के फॉर्म में ऊपर जाती है। तो वो गैस जो है बबल्स के फॉर्म में ऊपर जाती है, और फिर एयर में जो है ऊपर जाके जो है एयर में मिक्स हो जाती है। बेसिकली ऐसे ही होता है एफिलिसेंस सर का। तो एफिलिसेंस जो है सेम सेम चीज होती है। बस यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, फॉर एग्जांपल जिंक, जिंक को जब भी हम लोग जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, जिंक को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। Zn जो है SO4 के साथ रिएक्ट कर लेगा, Zn जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बना देगा ये, ZnSO4 बना लेगा। और H2 बेचारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब H2 जैसे ही अलग हो गया, हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग हो गया। अब हाइड्रोजन गैस जैसे ही अलग हो गया तो H2SO4 जो है ना वो एक लिक्विड है। H2SO4 क्या है,
एक लिक्विड है। तो जैसे डायग्राम में देखो, यहाँ पे डायग्राम में जो है ना लिक्विड है, वो लिक्विड जो है ना वो H2SO4 है। उसमें मैंने जिंक का एक सॉलिड पीस डाला। अब जैसे ही सॉलिड पीस डाला ना तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की गैस रिलीज होगी। अब जैसे ही हाइड्रोजन की गैस रिलीज होगी तो वो इन दी फॉर्म ऑफ पानी में जो है, लिक्विड में जो है, इन दी फॉर्म ऑफ बबल्स, हाइड्रोजन गैस जो है इन दी फॉर्म ऑफ बबल्स, तो वहां से क्या होगा, बबल्स के फॉर्म में वो ऊपर आके क्या हो जाएंगे, एयर में चले जाएंगे। तो जैसे ही वो ऊपर नीचे ग्राउंड से ऊपर तक आते हैं तो क्या होगा, बबल्स फॉर्म होते जाएंगे। तो बबल्स फॉर्म होके ऊपर चलते जाएंगे, तो उसी को हम लोग एफरवेसेंस कहते हैं। तो सम बेसिकली सबको समझ में आ गया होगा कि एफरवेसेंस क्या है। हाँ जब बबल्स, सर। जब जब एक टेस्ट ट्यूब में या किसी भी कंटेनर में जब बबल्स रिलीज होते हैं, जब गैस रिलीज होती है, तो उसे हम एफरवेसेंस कहते हैं। जब तुम्हें Sir, बबल्स दिखाई दे। sir, हाँ sir, I have a doubt. बोलो। सर पानी वी से दैट पानी में भी ऑक्सीजन होता है, तो जब हम पानी में जाते तब अपने को वो ऑक्सीजन क्यों नहीं काम आता? That is बिकॉज oxygenated in the water. दैट ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। वो काम आता है फिशेस के लिए। Sir, हाँ, so how is this a chemical reaction? कि ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो बाद में फॉर्म हुआ। स्टार्टिंग से ही हमने ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन गैस जो है जबरदस्ती हमने जो है पानी के H2SO4 के अंदर डाली, नहीं। केमिकल रिएक्शन हुआ और हाइड्रोजन गैस जो है बाद में रिलीज हुई उस रिएक्शन में। जैसे ही H2SO4 जो कि एक लिक्विड एसिड है, एसिड तो तुम्हें पता ही होगा, क्राइम पेट्रोल वगैरह है तो मूवीज में देखा रहेगा, ऐसा एसिड फेंकते हैं तो पूरा फेस स्किन जल जाती है पूरी। तो वो जो एसिड जो है H2SO4, तो उसके अंदर जिंक का मेटल डालेंगे, जैसे सॉलिड सॉलिड जिंक डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो रहा है। और वो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो हाइड्रोजन है, और वो हाइड्रोजन जो है इन दी फॉर्म ऑफ बबल्स ऊपर रिलीज होती है। तो इन दी फॉर्म ऑफ बबल्स ऊपर रिलीज हो रहा है। पहले नहीं हो रहा था, पहले कुछ भी नहीं था, पहले कुछ भी बबल्स नहीं निकल रहे थे क्योंकि हाइड्रोजन गैस कोई गैस ही नहीं थी। बाद में गैस फॉर्म हुई तो इन दी फॉर्म ऑफ बबल्स ऊपर ऊपर आने लगे, बबल्स ऊपर ऊपर आने लगे। तो इससे मुझे पता चल गया कि अंदर जरूर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। Okay, sir. ओके, एफर्वेसेंस सबको समझ गया ना कि बबल्स Yes, जब sir. रिलीज होते हैं Yes, तो sir. वो बबल्स Yes, sir. बबल्स फॉर्मेशन को हम लोग एफर्वेसेंस कहते हैं। Yes, Sir, sir. do we have to write this? नहीं, बुक मॉड्यूल में है ना सब, ओके सर। ठीक है। सर मॉड्यूल मुझे नहीं मिला। मेरे को भी It's on sir. the graph. अरे मॉड्यूल मतलब सॉफ्ट कॉपी तुम्हारे बुक, Yes, sir. तुम्हारे सर मैंने- ग्रुप। पीडीएफ ई पीडीएफ बुक पे PDF. I recently PDF. got added to the group. अच्छा, तो फिर You से can ask कोई it. अपने हाँ। कोऑर्डिनेटर को पूछना, वो अरे दे देंगे। कोई बात Ask it नहीं, in the group. He will एक send ही तो it ग्रुप है again. सबका, कोई तुम लोग ही डाल देना फिर से, क्या फर्क पड़ता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ही सेंड कर दूंगा, या तो फिर तुम्हारे ये इतने सारे तुम लोग बैठे हुए हो फ्रेंड्स, तुम में से कोई सेंड कर देगा फिर से, कोई ना सर कोई जिस तो जिसको सर जिस जिसको पासवर्ड और वो मिल गया ना अपना फुल नंबर हाँ पेनिशा पे हाँ भी है। हाँ यस, तो मुझे मिल गया है, तो फिर मैं उससे ही देखता हूँ। वेरी How गुड, to log in? एंड आई हैव अ मॉड्यूल 2 ऑफ माय ब्रदर। वेरी नाइस। मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ Sir. कोई बात, अबे सबको मिला है, सबको मतलब सबको दिया जाएगा, डोंट वरी। सॉफ्ट कॉपी है और पेनिशा का पासवर्ड भी है, जिसको वेबसाइट के थ्रू Panesia दे का पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? सबको मिल चुका होगा, मोबाइल पे आया होगा सबको पेनिशा का यूजर नेम और पासवर्ड। तो पेनिशा के थ्रू तुम लोग देख सकते हो, या तो नहीं सर, मुझे कुछ नहीं आया है। तो मुझे देवजीत PDF करके आया था। सर मुझे तो भी फिर- नहीं आया है। तो पीडीएफ से देख लेना फिलहाल। जो न्यू एडमिशन है उनको थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा उनको, लेकिन आ जाएगा। Okay, sir. फिलहाल के लिए, तब तक के लिए हमने पीडीएफ दी हुई है ना, सॉफ्ट कॉपी दी हुई है तुम्हारे मतलब ग्रुप में शेयर की हुई है मेरे ख्याल से। हाँ मेरे सर। ख्याल से क्या दी हुई है, एक्चुअली मैंने भी तो वहीं से ली है। हाँ सर। हाँ चलो, ठीक है। तो चेंज ऑफ कलर हो गया, एफर्वेसेंस भी हो गया, और चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट भी हो गया। हमने 3 तो पढ़ ही लिए। अब चौथे की तरफ आते हैं, विच इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है और वो फॉर्म कैसे होता है, अब हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो तुम लोग, प्रेसिपिटेट एक्चुअली में होता क्या है। अब क्या होता है, टेस्ट ट्यूब लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन किया, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना, वो वाइट
वो बेसिकली क्या बोल सकते हैं उसे, एक सेकेंड, पाउडरी पार्टिकल, वाइट पाउडरी पार्टिकल जो है ना पाउडरी फॉर्म में होता है, पाउडरी फॉर्म, वाइट पाउडरी फॉर्म में जो है वो टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके सेटल हो जाता है। कहाँ पे जाके सेटल हो जाता है? टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके वाइट पाउडरी फॉर्म नीचे जाके सेटल हो जाता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब इस प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में जो है हम लोग नैनो बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? नैनो। नैनो वर्ड कहाँ सुना है तुम लोगों ने? छोटा। और वो गाड़ी का नाम है ना, नैनो। यस सर। टाटा नैनो। अरे रे रे, सर हाँ बहुत ठीक है, सारी हाँ बुक्स में भी पढ़ा है। हाँ ठीक है, नहीं लेकिन Small. नैनो ठीक है, नैनो कार होती है ना, बस वो याद रखो। यहाँ पे जो है ना हम लोग नैनो बनाने वाले हैं, बस ये कार नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। अब देखो हम लोग नैनो जो है कैसे बनाने वाले हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट समझा, मतलब हम लोग जो है दो सब्सटेंसेस का केमिकल रिएक्शन करेंगे। केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में जो है दो सब्सटेंसेस हम लोग डाल देंगे। अब जैसे ही हमने वो दो सब्सटेंसेस डाल दिए तो एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो लिक्विड फॉर्म हुआ रहेगा, जो लिक्विड होगा, जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन के साथ साथ जो है ना उसमें पाउडरी फॉर्म के पार्टिकल्स फॉर्म होंगे। पाउडरी वाइट पाउडरी फॉर्म के पार्टिकल्स जो है वो फॉर्म होंगे, जो कि टेस्ट ट्यूब में जो है ना सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन के नीचे, टेस्ट ट्यूब के नीचे ग्राउंड में जाके सेटल हो जाएंगे। मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, देखो ये है टेस्ट ट्यूब, ऐसा टेस्ट ट्यूब है। ये तो बहुत ही गंदा टेस्ट ट्यूब है ये, ठीक है, नहीं ये तो बहुत ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है। अब यहाँ पे जो है ये पूरा लिक्विड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद यहाँ पे जो है ना नीचे वाइट पाउडरी पार्टिकल्स जो है क्या हो जाएंगे? नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। पाउडरी फॉर्म के पार्टिकल्स जो है टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके सेटल हो जाएंगे लिक्विड के साथ साथ। तो जो नीचे जाके सेटल हो गए हैं ना उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट, कि जो नीचे जाके सेटल हो जाए। अब इसको जो है हम लोग कैसे लिखने वाले हैं? नैनो कार बनाने वाले ना, मैंने बताया था। अब देखो कैसे बनता है नैनो। हम लोग बनाने क्या वाले हैं? नैनो 3, एक नहीं 3 बनाने वाले हैं। NaNO3 नैनो बनाया हमने। ये कैसे बनाया हमने? एक कंपाउंड लेंगे जिसमें Na प्रेजेंट है, NaCl, प्लस एक कंपाउंड लेंगे जिसमें NO3 प्रेजेंट है, AgNO3, AgNO3, ठीक है। तो अब हुआ क्या यहाँ पे? NaCl प्लस AgNO3 गिव्स व्हाट? NaNO3, और Ag जो है Cl के पास चला जाएगा तो क्या बना देगा? AgCl, AgCl, ठीक है, समझा? तो तो Na जो प्रेसिपिटेट कौन सा होगा, नैनो 3 या AgCl? नैनो 3 जो है ना वो लिक्विड स्टेट में रहता है, तो ये जो लिक्विड जो है ना वो नैनो 3 है, और AgCl जो है ना वो प्रेसिपिटेट है। और यही डाउट आता है बच्चों में और लोगों में कि इन दोनों में से प्रेसिपिटेट कौन है। तो प्रेसिपिटेट को डिनोट करने के लिए हम लोग जो है AgCl जो है, जो भी प्रेसिपिटेट रहेगा उसको हम लोग डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डाउन एरो से। देखो मैंने यहाँ पे डाउन एरो डाला हुआ है AgCl के बाजू में। तो AgCl इज सिल्वर क्लोराइड, Ag सिंबल जो है वो सिल्वर का होता है, ठीक है। और NaNO3 इज नथिंग बट Na इज सोडियम, NO3 इज नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। NaCl इज नथिंग बट सोडियम क्लोराइड, AgNO3 इज सिल्वर नाइट्रेट। तो AgCl जो फॉर्म हुआ है वो प्रेसिपिटेट है और उसे हम डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी गैस होती है ना, गैस जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे CO2 है, तो गैसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अप एरो के साथ, क्योंकि गैसेस तो है हमेशा ऊपर चली जाती है। गैसेस जो है हमेशा क्या करती हैं? ऊपर चली जाती हैं, तो गैसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विथ एन अप एरो। और प्रेसिपिटेट जो है वो हमेशा नीचे जाके सेटल हो जाता है, इसलिए हम लोग प्रेसिपिटेट को किससे शो करते हैं? डाउन एरो के साथ।
ठीक है, सबको समझा? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे Yes. AgCl जो है वो क्या है, प्रेसिपिटेट है, और NaNO3 जो है वो Yes. लिक्विड फॉर्म में है। Okay. बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने, मतलब सिंपल में समझाया मैंने। आई होप सबको समझा होगा कि Yes, sir. नैनो अगर कोई भी पूछे प्रेसिपिटेट का एग्जांपल बताओ, तुम लोग बोल देना NaNO3। ठीक है, क्या बोलोगे? NaNO3। और एक बार तुम्हें Nano 3. नैनो कार होती है ना, तो उससे याद आ जाएगा तुम्हें NaNO3। नैनो। ठीक है, तो NaNO3 से तुम्हें जो है याद आ जाएगा। और अगर तुम्हें NaNO3 याद आ गया तो बाकी के कंपोनेंट्स भी याद आ जाएंगे कि नैनो है तो नैनो किससे बना था, Na वाले मॉलिक्यूल से बना था। तो Na का मॉलिक्यूल कौन सा था? Na का मॉलिक्यूल इज NaCl। NO3 का कौन सा मॉलिक्यूल था? AgNO3। तो ऐसा तुम्हें याद आ जाएगा। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये इसको सीख लिया। इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर ठीक से देखोगे तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स NaNO3 प्लस AgCl, सिल्वर क्लोराइड, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है। ओके, सर वो ब्रैकेट में AQ क्या है? AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड। एक्वस मतलब लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, चलो ये चीज हमने कर ली। जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वो कर रहे हैं। PPT मतलब? प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PPT लिखते हैं। वाइट PPT मतलब वाइट। Yes, sir. अब एंड इसके सर SOL मतलब सॉल्यूशन ना? SOL डॉट मतलब सॉल्यूशन। ओके सर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एनर्जी के बारे में। Sir, your voice is breaking. माय वॉइस इज ब्रेकिंग, वेट अ सेकंड। सर नो सर। No, Not sir. now, it was breaking before. नो ओके सर। फाइन, आई होप अभी क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग एनर्जी चेंजेस। क्या है एनर्जी चेंज? एनर्जी चेंज का डेफिनेशन जो है हम लोग बोल सकते हैं कि जब केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, व्हेन केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, तो केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं? आइदर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और आइदर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और रिलीज ऑफ एनर्जी, दोनों में से एक चीज होती है। जब केमिकल रिएक्शंस जो है, ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस आइदर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, या तो फिर एनर्जी जो है रिलीज होती है, तभी केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, अब एनर्जी चेंजेस के दो टाइप्स हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? नाम से मुझे पता चल रहा है, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या? बाहर निकलना। तो यहाँ पे मतलब एनर्जी क्या होगी? बाहर निकलेगी, रिलीज होगी। ठीक है, नाम से तुम्हें पता चल जाना चाहिए एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब रिलीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। द केमिकल रिएक्शंस which takes place in which, ऐसा लिखो, the chemical reactions in which the energy is released is called exothermic reaction। बहुत ही सिंपल। the chemical reaction लिखो मतलब कि यार, मतलब तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हो, अगर सुनना है तो सुन सकते हो, और अगर तुम्हें मॉड्यूल तुम्हारे पास है तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? The chemical reactions in which heat energy is released is called exothermic reaction. For एग्जाम्पल जो है इसमें क्या कर सकते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक रिबन होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। उसको जब भी हम लोग जो है हीट करते हैं, उसे थोड़ी सी भी हीट देते हैं, तो वो जो है ना पूरी की पूरी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होती है? बर्न हो जाती है। क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है। और मतलब बर्न होके क्या होती है? बर्न होके एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो इस तरीके से इट कैचेस फायर एंड बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, और इसलिए जो है हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, सबको समझा? मतलब
जब मैग्नीशियम Yes, sir. रिबन को अगर हम लोग थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा Burn और हो वो जाएगा। जल जाएगा। जलने के बाद वो फ्लेम जो है वो वाइट फ्लेम होगी, वाइट डेजलिंग फ्लेम। तो क्योंकि वो बर्न हो रहा है तो मतलब हीट रिलीज कर रहा है, और अगर हीट रिलीज कर रहा है तो मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच द हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड is called endothermic reaction. The chemical reaction in which the heat energy is absorbed is called endothermic reaction. For example, NaHCO3, which is sodium bicarbonate. NaHCO3 जो है ना, it is called sodium bicarbonate. और सोडियम बाइकार्बोनेट को जब भी हम लोग जो है हीट करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वो क्या होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हुआ। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हुआ। अगर तुम लोग ठीक से याद रखो तो सारे के सारे जो केमिकल रिएक्शन अब तक हमने पढ़े हैं, तो वहां पे जो है ना एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा था। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे हमने बर्नर लगाया हुआ है हीट प्रोवाइड करने के लिए। किस किस को याद है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? Yes, sir. Yes, sir. सर अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बर्नर के थ्रू। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम लोग यहाँ पे हीट जो है क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो है क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसलिए ये जो है सारे के सारे क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, मतलब सारे केमिकल रिएक्शन में ऐसा फायर का होना वही है हाँ एंडोथर्मिक में। हाँ, जहाँ जहाँ हम लोग फायर, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में हम लोग बर्नर, बर्नसन बर्नर यूज करते हैं, और जहाँ जहाँ बर्नसन बर्नर यूज कर रहे हैं मतलब हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब वो सारे के सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बात हीट रिलीज होती है ना, वो जो हमने हीट प्रोवाइड किया ना उससे बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी हम लोग कई बार जो हीट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बात यह है कि जो हीट रिलीज होती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा होती है कंपेयर टू द हीट जो हमने प्रोवाइड की है, इसलिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाए जाते हैं। ओके, अब हम लोग जो है फिजिकल Yes, और sir. केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। मैं रीड कर रहा हूँ, देखो कि तुम लोग को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैटर में अंडरगो सर्टेन चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी। मैटर जो है कुछ चेंजेस हो जाए, कुछ चेंजेस अंडरगो एज अ रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी। रिवर्स में फ्रीज इन विंटर, रिवर्स जो है विंटर में फ्रीज हो जाती है। एंड ग्लेशियर्स जो है समर में मेल्ट हो जाते हैं। वाटर फ्रॉम सॉल्ट पेन्स ड्राई अप लिविंग बिहाइंड सॉल्ट। सॉल्ट पेन्स में जो वाटर जो है ना वो क्या हो जाते हैं, वाटर जो है सारे के सारे एवोपोरेट हो जाता है और पीछे सिर्फ सॉल्ट छोड़ जाता है। वाटर रिवर्स, वाटर फ्रॉम द सी एवोपोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर। वाटर जो है सी में से एवोपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर बन जाता है और क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। which when cooled condense to form rain। तो जब कंडेंस होता है, क्या हुआ? मतलब फिजिकल चेंज में सारा वो चेंज ही होता है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो एक ही रहती है। बिल्कुल सही। अगर ठीक से यहाँ पे तुम लोग देखोगे ना तो पानी जो है ना वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है और गैसियस से नथिंग वापस न्यू लिक्विड। सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। बिल्कुल सही, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस आर स्टिल सेम। इसके वजह से फिजिकल चेंजेस तो हो रहे हैं लेकिन सब्सटेंस वही का वही है। ठीक है, तो अब कैंडल बर्न्स टू गिव लाइट। तो यहाँ पे जो है
a candle burns to give light, heat, water vapor and carbon dioxide. कैंडल जब बर्न होती है ना तो लाइट देती है, हीट देती है, वाटर वेपर भी देती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी देती है. हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म वाटर. हाइड्रोजन जो है एयर में बर्न होता है बेसिकली H2+O2. तो O2 जो है वो ऑक्सीजन है जो कि एयर में से मिलता है. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं. द डिफरेंट चेंजेस दैट मैटर अंडरगोज may be broadly classified into physical and chemical changes. तो इन सारे चेंजेस से हमें ये पता चल रहा है कि इन सभी चेंजेस को जो है ना हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू फिजिकल चेंजेस और एंड केमिकल चेंजेस. अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में. ठीक है. मतलब केमिकल चेंजेस में दो सब्सटेंस जब फॉर्म होते हैं तब वो रिवर्स नहीं हो सकते, और फिजिकल में जब दो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं तब वो रिवर्स हो सकते हैं. नहीं, उल्टा बोला तूने. फिजिकल में जो है रिवर्स हो सकते हैं और केमिकल में जो है रिवर्स होना रिवर्स नहीं हो सकते. बिल्कुल. एक बार न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया तो सर वापस कभी फिजिकल में भी रिवर्स नहीं हो सकते, जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास. बिल्कुल सही. तो- और कभी कभी जो है केमिकल में जो है रिवर्स हो सकते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. तो ऐसे एक्सेप्शंस जो है हमें देखने को मिलेंगे. ओके. ओके सर. अभी हम लोग फिजिकल चेंजेस पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज फिजिकल चेंज. अभी सबको ऑलरेडी पता तो होगा ही, फिर भी हम लोग जो है पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज फिजिकल चेंज. A physical change is a change in which the chemical composition of the substance is not affected. जहाँ पे जो केमिकल कॉम्पोजिशन जो है ना, जो एक्चुअल प्रॉपर्टी जो है सब्सटेंस की, वो चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रही है, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. No new substance is formed. For example, using a piece of gold. गोल्ड का अगर हम लोग जो है पीस लेंगे, गोल्ड स्मिथ जो है उससे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बना देता है. फॉर एग्जाम्पल ब्रेसलेट, रिंग्स, चेन्स, बहुत कुछ बनाता है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो रहता तो गोल्ड ही है. एट द एंड ऑफ द डे वो रहता तो गोल्ड ही है. सिर्फ उसका क्या हो जाता है? फिजिकल शेप चेंज हो रहा है. सिर्फ उसका क्या हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. लेकिन एट द एंड वो रहता क्या है? गोल्ड ही रहता है. ठीक है. तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज. a more common example is that of water. A more common example is that of water. वाटर अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, या तो फिर गैसियस वाटर वेपर में भी कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन तीनों के तीनों रहते स्टिल वाटर ही है. तीनों का फॉर्मूला जो है H2O ही रहता है, भले फिर Yes, वो sir. सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस हो. ठीक है. सो द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर इज नॉट अल्टर्ड. तो केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वाटर का वो अल्टर नहीं हो रहा है. नो न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड. इसलिए ये एक फिजिकल चेंज ही कहलाया जाएगा. In these states, water consists of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. In the physical change, shape, size, appearance, state, energy level of the substance may alter. मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं कि शेप, साइज, अपीयरेंस सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन उनका जो फॉर्मूला जो है, जो केमिकल फॉर्मूला, केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता. केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता. इट इज यूजुअली अ चेंज विच इज रिवर्सिबल. ये ऐसा चेंज है जो रिवर्सिबल हो सकता है. सॉलिड से सॉलिड वाटर, आइस क्यूब्स को मैं वापस पानी, लिक्विड वाटर बना सकता हूँ, लिक्विड वाटर को फिर से आइस क्यूब्स बना सकता हूँ, और लिक्विड वाटर को मैं वाटर वेपर बना सकता हूँ, वाटर वेपर को फिर से मैं लिक्विड वाटर बना सकता हूँ. तो बाय रिवर्सिंग द प्रोसेस द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड. और यही होता है फिजिकल चेंज. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट केमिकल चेंज. कि केमिकल चेंज क्या होता है. केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे तो इट इज अ चेंज इन विच द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज अल्टर्ड. जिसमें जो है कॉम्पोजिशन जो है सब्सटेंस का वो चेंज हो जाए. एज अ रिजल्ट प्रॉपर्टीज गेट चेंज एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, और वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. फॉर एग्जांपल आयरन जो है वो ग्रेइश व्हाइट मेटल है. सबने आयरन तो देखा होगा, सबके घर पे जो है कुछ ना कुछ तो लोखंड का बना ही हुआ रहेगा. आयरन की ग्रिल्स होंगी या कुछ ना कुछ तो आयरन का बना हुआ रहेगा ही. तो आयरन सर जो ये है देखो. या तो फिर अच्छा हाँ बिल्कुल. या तो फिर वो तुम्हारी बाईसाइकिल में भी आयरन तो यूज हुआ ही रहेगा.
अगर किसी के पास साइकिल होगी तो। Cupboards. यस सर। ठीक है, तो और वो रस्ट भी हो जाता है कई बार। ठीक है, तो बेसिकली आयरन जो है वो ग्रेइश वाइट मेटल है which conducts electricity, क्योंकि मेटल है तो all the metals conduct electricity. It is attracted by a magnet, वो मैग्नेट से जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है, and it reacts with dilute acid to yield hydrogen gas, और वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हमें हाइड्रोजन गैस देता है। अब ठीक है, ये तो आयरन के बारे में हमें बेसिक चीजें पता चली गई जो हमें ऑलरेडी पता ही थी। सल्फर के बारे में बात करेंगे तो सल्फर एक नॉन मेटल है, वो येलो कलर का होता है। ठीक है, वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड एक लिक्विड है जिसमें जो है सल्फर जो है डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये सल्फर की प्रॉपर्टीज है। लेकिन लेकिन आयरन और सल्फर दोनों को मिक्स कर देंगे तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, आयरन सल्फाइड। आयरन और सल्फर दोनों को मिक्स कर देंगे तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विच इज कॉल्ड आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड फॉर्म होता है ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम आयरन एज वेल एज फ्रॉम सल्फर। आयरन सल्फाइड जो है वो येलो कलर का होता है, नहीं, आयरन सल्फाइड जो है ना वो ब्लैक कलर का होता है, जबकि आयरन जो है वो व्हाइट कलर का होता है और सल्फर जो है येलो कलर का होता है। लेकिन जो आयरन सल्फाइड जो है वो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। मतलब उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना आयरन से सिमिलर है ना सल्फर से सिमिलर है। वो जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, मतलब उसकी आयरन से प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट है। वो इलेक्ट्रिक करंट भी कंडक्ट नहीं करता जैसे आयरन कंडक्ट करता है। वो डाइल्यूट एसिड्स में जो है डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करता, और ना ही वो सल्फर की तरह कार्बन डाइसल्फाइड में जो है डिसॉल्व होता है। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना ही आयरन से सिमिलर है और ना ही सल्फर से सिमिलर है, तो इसकी खुद की ही प्रॉपर्टीज है, और इसलिए जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। ओके सर जैसे कि वाटर एक लिक्विड है पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस है। बिल्कुल सही, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं H2 plus O2 gives what, H2O। ओके, तो हम लोग जो है यहाँ पे वाटर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की दोनों गैसेज हैं, लेकिन H2O जो है वो एक लिक्विड है। तो केमिकल चेंज में हम लोग ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब कुछ हम लोग जो है मेन फीचर्स पढ़ लेते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के, कि कौन से फीचर्स हैं फिजिकल और केमिकल। फिजिकल चेंज में अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही हम लोग साइड बाय साइड देख रहे हैं। फिजिकल चेंज में नो न्यू और डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, नो न्यू और डिफरेंट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, जबकि केमिकल चेंज में वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोस द चेंज रिमेन्स अनचेंज्ड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली तुम्हें यही याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि नो न्यू और डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉर्म। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि न्यू और डिफरेंट सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में इट इज अ टेम्पररी चेंज, इट इज अ टेम्पररी चेंज। केमिकल चेंज में क्या पढ़ेंगे, इट इज अ परमानेंट चेंज। फिजिकल चेंज में क्या पढ़ेंगे, no change in the mass of the substances that undergoes the change. There is no change in the mass of the substances undergoing the change. तो the mass of the substances. Chemical change में क्या होता है, mass of the individual substance that undergoes the change either increases or decreases. यहाँ पे जो substances जो होती है ना उनका mass जो है ना वो क्या होता है, डिक्रीज होता है या तो फिर इंक्रीज होता है। लेकिन फिजिकल चेंज में जो है कोई भी मास का सब्सटेंस जो है कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं आता। फोर्थ पॉइंट, एनर्जी इज आइदर इवॉल्व और एब्जॉर्ब। फिजिकल चेंज में एनर्जी या तो रिलीज होती है या तो एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द चेंज। ठीक है, लेकिन जो एनर्जी इवॉल्व होती है या फिर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, that is equal to the energy needed for a physical change is equal to the energy released when the change is reversed। मतलब कि जब भी हम लोग जो है सपोज हमने एक रिएक्शन हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, उसमें हमने जितनी भी एनर्जी लगाई
उतनी ही एनर्जी हमें फिर से लगानी पड़ती है उस सब्सटेंसेस को फिर से उनके फिर से चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट जो है उसको हमने मिक्स करना है, उन दोनों को हमें मिक्स करना है, गेहूं और चावल को हमें मिक्स करना है। तो क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। और अगर उन दोनों को मिक्स करना है तो जितनी एनर्जी हमने उनको एनर्जी हमने दी है उनको मिक्स करने में, उतनी एनर्जी हमें वापस से लगानी पड़ेगी उन दोनों को सेपरेट करने में। ये फिजिकल चेंज का रूल है। द एनर्जी नीडेड फॉर अ फिजिकल चेंज इज इक्वल टू द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द चेंज इज रिवर्स्ड। लेकिन केमिकल चेंज में क्या रूल है, केमिकल चेंज का ये रूल है कि एनर्जी इवॉल्व या तो एब्जॉर्ब होती ही है, एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब तो होती ही है, लेकिन चेंज इज एक्सोथर्मिक, ये हमने पढ़ा हुआ है। चेंज जो है वो एक्सोथर्मिक होता है व्हेन हीट इज रिलीज्ड, और चेंज जो है एंडोथर्मिक होता है जब हीट इज एब्जॉर्ब। तो या तो एक टाइम पे या तो एक्सोथर्मिक हो सकता है या तो एंडोथर्मिक हो सकता है। ये केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज है। ओके, सबको समझा? Sir, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. so what are the exceptions in chemical change? क्या क्या फिर से बोलो। So what are the exceptions in chemical change? Like you told, some water exception is there. It can be reversed, I mean. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो वाटर जो है H2 + O2 गिव्स व्हाट, H2O, वाटर। और वाटर को जो है अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देयर आर सम एक्सेप्शंस। वो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एक्सेप्शंस भी देखते जाएंगे। Yes, sir. एक एक्सेप्शन तो हमने अभी पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अब कंडीशंस फॉर अ केमिकल चेंज, कि केमिकल चेंज जो होता है उसमें कौन सी कंडीशंस जो है वो लागू होती है। इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ये तो हमें पता ही है कि रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं ताकि क्या फॉर्म हो सके, प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। फॉर दिस प्रोसेस इट इज नेसेसरी फॉर ऑल बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्शंस टू ब्रेक। इट इज नेसेसरी सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो क्या हो जाएं, ब्रेक हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जब H2 + O2 जब रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है, विच इज व्हाट, H2O। H2O फॉर्म होता है ये यहाँ पे। अब जब H2O फॉर्म होता है तो H2O कैसे फॉर्म होता है, जब H2 और O2 को हम लोग एक ही कंटेनर में रखेंगे और इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम लोग हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब जब जैसे ही इसे हम हीट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो अपने इंडिविजुअल एटम्स में ब्रेक हो जाएगा। जैसे H2 जो है, हाइड्रोजन की जो गैस जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम्स में ब्रेक हो जाएगी। ऑक्सीजन जो गैस जो है वो किस में ब्रेक हो जाएगी, ऑक्सीजन के 2 एटम्स में ब्रेक हो जाएगी। अब जैसे ही इसको हमने हीट किया तो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने इंडिविजुअल एटम्स में ब्रेक हो जाएंगे और ये एटम्स जो है फिर से एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और हमें H2O गैस मिलेगा, H2O वाटर मिलेगा। सबको समझ में आ गया? तो इट इज हमेशा याद रखना, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें अगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल्स जो है वो जो है क्या हो जाएंगे, सिंगल एटम्स में ब्रेक हो जाएंगे। और ब्रेक हो जाने के बाद फिर वो जो है एक नए सिरे से नए तरीके से जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो यही कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। इस प्रोसेस में जो है जो पुराने बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड्स जो है फॉर्म होते हैं। तो पुराने बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जैसे H2 जो है
जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स में जो है ब्रेक हो गया। ऑक्सीजन का जो गैस जो है वो 2 ऑक्सीजन के एटम्स में ब्रेक हो गया। तो बेसिकली ओल्ड बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म होते हैं। इस बॉन्ड्स को फॉर्म होने के लिए एनर्जी की नेसेसिटी है। इन बॉन्ड्स को फॉर्म होने के लिए किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। एंड दैट एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड, विंड, कोई भी टाइप की एनर्जी हो सकती है। और ये एनर्जी जो है कोई भी टाइप की हो सकती है और इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल एयर में अभी अभी तुम लोग जो है अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हो, अपने अपने घर पे बैठे हुए हो, ठीक है, सब जने अपने अपने घर पे बैठे हुए हो। अगर तुम लोग अपने घर पे बैठे हुए हो और अगर तुम लोग जिंदा हो अभी, कंसीडरिंग इफ यू आर अलाइव राइट नाउ, तुम लोग सांस ले रहे होगे, ठीक है, इनहेल कर रहे होगे ऑक्सीजन, और अगर कंसीडरिंग कि अभी तुम लोग सांस ले रहे हो, तो मतलब इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि तुम्हारे आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्योंकि तुम्हारे आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एयर प्रेजेंट है, तो एयर में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। क्योंकि तुम्हारे आसपास जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या ऐसा हो रहा है क्या कि तुम्हारे एक हाथ पे जो है पानी जनरेट हो रहा है, दूसरे हाथ में जो है ऑक्सीजन इज कंबस्टिबल, तो तुम्हारा हाथ जल रहा है, और तीसरा तुम्हारा जो सर जो है, तुम्हारा सर पूरा का पूरा गीला है, क्योंकि ऐसा कुछ है क्या? हम लोग गीले हैं क्या एट प्रेजेंट? नहीं ना। सब जन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यार, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एयर में जो है हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों कंबाइन हो जाने चाहिए, और कंबाइन हो जाने के बाद वाटर जनरेट हो जाना चाहिए। तो हम गीले क्यों नहीं हो रहे हैं एट प्रेजेंट? वो बताओ मुझे। मैं गीला क्यों नहीं हो रहा? तुम लोग गीले क्यों नहीं हो रहे हो? तुम लोग जल क्यों नहीं रहे हो? तुम लोग सर बिकॉज हमारी उसको बॉडी से heat नहीं मिल कार्बन रही है। डाइऑक्साइड जो निकल रहा है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल, उसको हीट नहीं मिल रही है, उसको वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो वो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी ही नहीं मिल रही है ताकि वो वाटर में क्या हो सके? कन्वर्ट हो सके। सर अगर बहुत गर्म टेम्परेचर हो गया तो हम गीले हो जाएंगे। अगर कभी भी इतना टेम्परेचर बन ही नहीं सकता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेल्सियस या तो 500 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर चाहिए पानी बनने, एक बूंद पानी बनने के लिए। अगर टेम्परेचर बढ़ गया एटमॉस्फेयर में तो पानी, हम लोग गीले तो छोड़ दो, पहले हम लोग जल जाएंगे, हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे, हम लोग जल के पूरा एकदम तंदूरी बन जाएंगे, तंदूरी चिकन बन जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली इतना हीट जो है कभी हो ही नहीं सकता एटमॉस्फेयर में, इसलिए नेचुरली कभी भी वाटर बन नहीं सकता। हम लोग लेबोरेटरी में पानी बनाते हैं, लेबोरेटरी में हम लोग इतना हीट प्रोवाइड करते हैं कंटेनर के अंदर, और हम लोग मैन्युअली वाटर जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नेचुरली अवेलेबल नहीं है। नेचुरली अवेलेबल कैसे है? वो एवोपोरेट होगा, वो नेचुरल प्रोसेस है। पानी जो है लेक्स और ओशंस में से एवोपोरेट होगा, फिर क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स में से रेन वाटर आएगा, वो नेचुरल प्रोसेस है। हम लोग Water cycle. हाँ, वाटर साइकिल बोलते हैं उसे, ठीक है। सबको समझ में आ गया मैंने क्या कहा? हाँ। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसकी नेसेसिटी है ताकि हम लोग जो है ताकि जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सके, एंड दैट एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? सब पहला कंडीशन ये है कि उनको एनर्जी मिलनी चाहिए, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है केमिकल रिएक्शन होने के लिए? दूसरी कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल्स या तो एटम्स जो है रिएक्टेंट्स के, दे मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर। जब उन्हें हम जब उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है ना, उसके बाद जो सारे के सारे एटम्स जो है ना, वो जो है एक दूसरे के साथ फुल फोर्स में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है, और वो कोलिजन से जो है ना वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। तो इसलिए जो है क्या नेसेसिटी है कि सारे के सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है क्या होने चाहिए? एक दूसरे के साथ कोलाइड होने चाहिए। तीसरा कंडीशन
केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग पढ़ चुके हैं। सबको समझ में आ गया? चारों कंडीशन हम लोगों ने पढ़ ली। बहुत ही इजी है और बहुत ही लॉजिकल भी है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कि द स्पीड, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द स्पीड विथ विच द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, कि जिस स्पीड में जितना टाइम लगा है एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में, उसे हम कहते हैं रिएक्शन। और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन जो है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के एक केमिकल रिएक्शन जो है कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा रहा है, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, और वो फैक्टर्स जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स जो है वो हम लोग याद रखेंगे विथ इनिशियल्स कॉल्ड टीपी। क्या? टीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीपी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीपी? Temperature. अच्छा नहीं, टीपी का मतलब है टाइम पास, ठीक है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ना, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? टीपी के ऊपर। टीपी का फुल फॉर्म है, टीपी का टाइम पास। टाइम पास। हाँ, तो अभी हम लोग जो है हमारा टाइम जो है वो पास करने वाले हैं। कैसे पास करने वाले हैं? टीपी के बारे में पढ़ के, ठीक है। किसके बारे में पढ़ के? टीपी के बारे में पढ़ के। ई जो है वो साइलेंट है। टीपी, टीपी, टीपी। तो टीपी, व्हाट इज टीपी? केमिस्ट्री में टीपी का मतलब है टेम्परेचर, पी का मतलब है प्रेशर, और ई का मतलब है एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी। क्या? इलेक्ट्रिसिटी, Electricity. ठीक है। सबको समझ में आ गया टीपी का फुल फॉर्म? Yes, sir. यस सर। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो किसके वजह से हो रहा है, मतलब वो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कितना रिएक्शन वो फास्ट हो रहा है, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और वो फैक्टर्स जो है वो है टीपी, टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में पढ़ लेते हैं कि टेम्परेचर क्या है, ठीक है। अब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सर्टेन केमिकल रिएक्शंस डू नॉट टेक्स प्लेस एट एट ए रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो है कुछ रिएक्शंस नहीं होते, बट ऑकर रेडिटली एट हायर टेम्परेचर। उन्हें हम मैन्युअली हीट प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नर। बर्नसन बर्नर के थ्रू हम लोग जो है हीट प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो है केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। Thus heat is required to start their reaction। इसलिए जो है हीट की जरूरत पड़ती है केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फ्यूल्स लाइक कोल को जलाने के लिए हमें हीट की प्रोवाइड करने। रूम टेम्परेचर पे हम लोग कोयलों को रख देंगे तो कोयला थोड़ी खुद ब खुद जल जाएगा, उसे तो हमें जो है जलाना पड़ेगा। फिर वुड भी खुद ब खुद नहीं जलता। So what's ignition temperature? इग्निशन टेम्परेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बर्निंग, start burning wood for example fuels like coal, wood only start burning when heated to a certain temperature। कुछ टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर हम लोग प्रोवाइड करेंगे तभी जाके कोल और कोयला और जो वुड जो है वो जलना स्टार्ट होगा।
उसे हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। इग्निशन टेम्परेचर मतलब दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर at which the coal or wood is ignited मतलब is burnt। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर हीट प्रोवाइड करने के बाद ही वुड जो है जलना स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं है कि मैंने लाइटर लिया और लाइटर से जो है लाइटर जो है मैंने आग जो है वुड के नीचे रखी, सीधा वुड ऑन द स्पॉट जल गया। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमें कंटिन्यूस उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कंटिन्यूस जो है उसको आग देनी पड़ेगी, फिर कुछ एक पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा आएगा कि वुड जो है जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वुड जो है जलना स्टार्ट हो गया। ओके, आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो गई। टेम्परेचर वाली बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। Yes, sir. तो टी हो गया हमारा, टेम्परेचर हो गया। अब पी की तरफ बढ़ते हैं। पी जो है वो है प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर हम लोग ठीक से देखें ना तो पी जो है ना, पी के नीचे जो है ना पी क्यूब है। पी जो है ना पी क्यूब का मतलब पी जो है ना, पी से 3 स्टार्ट होते हैं। पी से जो है ना 3 फैक्टर्स हैं। पहला लेकिन फैक्टर, सर हाँ आपने बोला पी प्रेशर है। हाँ, तो पी जो है वो है प्रेशर, पी जो है वो है प्रेजेंस ऑफ लाइट, और पी से ही है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो तीनों के तीनों पी से हैं। तो टीपी थ्राइस कर लो, मतलब तुम लोग ट्रिपल टाइम पास कर रहे हो। ट्रिपल टाइम मतलब एक बार टाइम पास नहीं कर रहे हो, कितने बार टाइम पास कर रहे हो? तिगुना टाइम्स, 3 टाइम्स टाइम पास कर रहे 3 टाइम। हो। ठीक है, तो बेसिकली टीपी थ्राइस, टीपी थ्राइस। ठीक है, क्योंकि ई तो साइलेंट है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और फिर इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। So what's presence of catalyst? अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले प्रेजेंस ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पे आएंगे। तो अभी हम लोग प्रेजेंस ऑफ लाइट पे आते हैं। अब ये क्लियर कर देता हूं मैं। अब हम लोग प्रेजेंस ऑफ लाइट पे आते हैं। कुछ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए लाइट की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। तुम लोगों ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस ओनली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Yes, sir. अंधेरे में कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच प्लांट्स कुक देयर फूड। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है हाँ इट सर। टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट अपना फूड जो है वो क्या नहीं कर पाएंगे? प्रिपेयर नहीं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, इज अ केमिकल प्रोसेस। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ केमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? Some reactions which do हाँ not takes सर। place in dark, however, takes place in a light. For example, reaction with H2 and Cl2 to form HCl और photosynthesis in green plants. ये दोनों ही reactions जो हैं क्या होते हैं? प्रेजेंस ऑफ लाइट में होते हैं। HCl जो है फॉर्म होता है जब हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को डार्क रूम में रखते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन जो दोनों को डार्क रूम में रखेंगे एक बॉटल के अंदर, तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है फॉर्म हो जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ एसिड। Hydrogen chloride is an acid. Okay, just wait a second, guys. Wait a second. Guys, wait a second. हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। Yes, sir. अब हेलो,
तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? लाइट के बारे में पढ़ रहे थे कि ये तो पढ़ लिया हमने, लाइट के बारे में बेसिकली पढ़ लिया ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पी। पी इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट जो है वो एक सब्सटेंस होता है जिसके वजह से जो है जिसके वजह से क्या होता है? कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जिसके वजह से केमिकल रिएक्शन बूस्ट वेरी गुड, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन, यहाँ केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड जो है ना, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट अल्टर्स, it increases with the help of a catalyst. Okay, so the catalyst is a substance which increases or decreases the rate of chemical reaction. ठीक है? तो example of catalyst क्या है? Example of catalyst, ठीक है? तो catalyst जो है, तुम लोग ऐसा समझो, अरे यार वो देखा है तुमने, क्या बोलते हैं उसे हम लोग? I forgot the name of that substance. हिंदी में उसे फिटकी बोलते हैं, एलम। एलम एलम को अगर तुम लोग पानी में डालोगे तो वो सारे के सारे जो इम्प्योरिटीज जो है वो नीचे चली जाती हैं। यस सर, सेडिमेंटेशन। हाँ बिल्कुल सही। सबने एलम के बारे में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है? सबने देखा होगा एलम। या फिर सबके घर पे एक्वागार्ड है? एक्वागार्ड। वेरी गुड। तो बेसिकली जब भी एक्वागार्ड नहीं होता था तो तभी हम लोग क्या करते थे? एलम को जो है हम लोग डाल देते थे कंटेनर में, और जैसे ही उसको पानी के कंटेनर में डाल देते थे तो सारी की सारी जो इम्प्योरिटीज जो है ना वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती थी। तो अब एलम ने जो है जो प्योरिटी का जो प्रोसेस जो है वो क्या कर दिया? फास्ट कर दिया। मतलब बेसिकली उसकी वजह से सारी की सारी इम्प्योरिटीज नीचे जाके क्या हो गई? सेटल डाउन हो गई। तो इसलिए जो है हम लोग क्या कह सकते हैं कि एलम ने कैसे रिएक्ट किया? कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट किया। ओके, सबको समझा? एक और एग्जांपल यस दूं? सर, यस यस सर। अंडरस्टूड। यस सर, समझ में आ गया। नो नीड सर। Alum is a stone or powder. हाँ, स्टोन नॉट पाउडर। Okay. या तो फिर पाउडर में भी होता है छोटे छोटे पीसेस में। ठीक है, समझ में आ गया कि एक और एग्जांपल दूं? नहीं सर, No समझ need, आया। sir. नो नीड सर, समझ में आ गया। ओके फाइन। ओके, तो अब हमें कैटलिस्ट के बारे में पता चल गया। अब फिर हम लोग जो है तीसरे पी की तरफ जाते हैं, प्रेशर। तीसरा पी जो है वो है प्रेशर। सम केमिकल रिएक्शंस नीड वेरी हाई प्रेशर। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है ना उनको बहुत ही ज्यादा प्रेशर चाहिए रहता है टू प्रोसीड। मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर में ही वो लोग जो है केमिकल रिएक्शन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जिसको हम लोग हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, N2 plus H2, N2 plus H2 gives what? NH3. NH3 is nothing but अमोनिया। और अमोनिया जो है N2 और H2 को हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा, ठीक है? तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो N2 और H2 जो है वो क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है? प्रेशर कितना चाहिए रहता है? ऑलमोस्ट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑलमोस्ट कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। और टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ती है देने की, जो होती है 500 डिग्री सेल्सियस। 500 डिग्री सेल्सियस एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर, जो समर सीजन में टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस होता है, और ज्यादा से ज्यादा 43 तक जाता है, 43 तक। और राजस्थान में ऑलमोस्ट 47 तक होता है, 47 तक होता है टेम्परेचर। यहाँ पे बात कितनी चल रही है टेम्परेचर की? 500 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है? सोचो मतलब कितना ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है? तो ये इतना टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत पड़ती है ताकि वो अमोनिया क्रिएट हो जाए। व्हाट इज अमोनिया? इट्स अ गैस। अमोनिया जो है वो गैस भी होता है और लिक्विड स्टेट में भी होता है। अमोनिया जो है उसका स्मेल जो होता है वो होता है पंजेंट। अमोनिया हैज अ पंजेंट स्मेल। किसने स्मेल किया है अमोनिया? What's the meaning of pungent?
पंजेंट मतलब गंदी। Bad. किसने स्मेल किया है अमोनिया गैस? सर आपने किया है? हाँ मैंने लेबोरेटरी में किया है, मैंने लेकिन नहीं तुम किया लोगों ने है। भी किया है। हाँ नहीं किया है। किया है सर पब्लिक सर आपने वॉशरूम उस दिन बताया किया था। है। अच्छा बताया था, ठीक है। तो यूरिन और फीसेस। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है। मुझे लगा मैंने नहीं बताया है। तो अमोनिया जो है उसका स्मेल जो है वो पंजेंट होता है, ठीक है। तो अब जो है वो हो गया। अब प्रेशर हो गया। अब फाइनल आते हैं हमारा फाइनल फैक्टर विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आते हैं। अब कोई कोई केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना, वो होते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन्हें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है ताकि वो केमिकल रिएक्शन हो सके। एक एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी कर भी लिया है, वो एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। H2 और O2 को अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2+O2। H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ओ सॉरी, H2O को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो है वाटर को मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो वो किस में कन्वर्ट, उसको इलेक्ट्रिक करंट पास करने की जरूरत पड़ी ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी ने क्या रोल प्ले किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया। यस ये सर। हाँ Yes, सर। sir. यस सर रखने का तरीका भी सबको पता चल गया। टीपी, ई साइलेंट है। Into पी जो 3. है हाँ इनटू 3, तो ऐसा थ्राइस कर लो या तो फिर इधर थ्राइस कर दो। तो मतलब पी जो है वो 3 है। टेम्परेचर, प्रेशर, 2 बार प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ और कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और ई से क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही। इस तरीके से जो है हमने फैक्टर्स Sir, पढ़ लिए। हाँ acidulated मतलब कहाँ है ये वर्ड? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑफ वाटर, वाटर फिर ब्रैकेट ब्रैकेट में में। KClO3। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर के बाद जो ब्रैकेट में एग्जाम्पल है ना वो। एसिड्यूलेटेड, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, एसिड्यूलेटेड टू गिव। डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर जो है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और एक हल्का सा मतलब स्मॉल, मतलब बहुत ही, मतलब सिर्फ प्रेजेंस होनी चाहिए उसकी, उतना सिर्फ अमाउंट का सिर्फ हम लोग एसिड डालते हैं। 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप HCl डाल देते हैं। तो एसिडुलेटेड डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर का मतलब, एसिडुलेटेड मतलब कि हमने उसको जो है उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया, सिर्फ 1 ड्रॉप जितना। तो हमें जो है एसिड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे हमने एसिड डाला 1 ड्रॉप तो उससे क्या हो गया? वो H2 और O2 में कन्वर्ट हो गया। ओके यस सर। यस सर। चलो। तो यहाँ पे जो है हमने फैक्टर्स पढ़ लिए। इन फैक्टर्स के, ये फैक्टर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। ओके अब इससे जो है ये जो है हमने कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। अब हमारे जो है, लेट मी सी, अब हमारे जो है बस ये फाइनल टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टोटल जो है 8 टाइप्स है केमिकल रिएक्शंस के, टोटल 8 टाइप्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सर हाँ। फिर आप टॉपिक वाइज टेस्ट लोगे? नहीं, फिर मैं टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं लूंगा। टॉपिक वाइज टेस्ट में स्टिल देयर इज लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज टॉपिक वाइज टेस्ट जो है ना वो तब होती है जब सभी सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो जब तक सभी सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हम लोग टेस्ट नहीं लेंगे। मैं क्विज ले लूंगा एक। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं छोटा सा नहीं लेकिन एक अच्छा सा क्विज लूंगा मैं। छोटा सा नहीं पर अच्छा सा। हाँ चलो, तो हमारा लेक्चर खत्म होता है। Okay sir. थैंक यू सर। एंजॉय योर ब्रेक। ओके सर। Bye Thank you, sir. sir. Bye, sir. बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir.
हाँ, Bye, sir. बाय एवरीवन।